हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 9 फरवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने इंडियन एयरफोर्स से अपनी बेसिक ट्रेनर रिक्वायरमेंट के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल रिसीव किया है? तो रिसेंटली एच ने यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इंडियन एयरफोर्स से एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल रिसीव किया है ट्रेनर एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करने के लिए। ये देख लीजिए, एचएएल ने 70 HTT एयरक्राफ्ट और 40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है, इनके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल रिसीव किया है एचएएल ने। यानी 70 और 40 मिला के 110 हो गए, टोटल 110 ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल सबमिट किया गया है एचएएल को। आज से 6 वर्ष पहले पहला ट्रेनर एयरक्राफ्ट दिया गया था एचएएल द्वारा इंडियन एयरफोर्स को। अब इन्होंने लगभग 110, जिसमें से 70 और 40 आप डिफरेंट याद रखिएगा दोनों का, अब 110 ट्रेनर एयरक्राफ्ट एचएएल द्वारा इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे। और ये जो प्रपोजल सबमिट किया गया है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, इसको 2021 के एरो इंडिया शो जो कि बेंगलुरु में हो रहा है उसी दौरान दिया गया है। ये जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, इनकी खास बात यह है कि इनका 60% जो पार्ट है वो इंडियन कंटेंट है। कुछ समय पहले ही एचएएल ने जो रॉल्स रॉयस यूके की कार कंपनी है उसके साथ एचएएल का जो एमओयू था इसको एक्सटेंड कर दिया है। तो ये भी याद रखिएगा, एचएएल की स्थापना हुई थी 1940 को। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है और आर माधवन इसके एमडी एंड सीईओ हैं। जो ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट होंगे इनको एचएएल के बेंगलुरु और नासिक यूनिट में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी को स्टैच्यूटरी पावर कब दी गई थी? तो 1992 में 1992 में सेबी एक्ट पास हुआ था जिसके द्वारा सेबी को वैधानिक पावर दी गई थी। सेबी क्यों चर्चा में है ये देख लीजिए। रिसेंटली सेबी द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को सेटअप करने के लिए। लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस ये म्यूचुअल फंड की जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं उनके द्वारा इनको सेटअप किया जाता है। क्योंकि लिमिटेड पर्पस लिखा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ समय के लिए ही इन कॉर्पोरेशंस को सेटअप किया जाता है। सेबी ने कहा है नई गाइडलाइंस के अनुसार जो लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है इसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनी का कम से कम 150 करोड़ कंट्रीब्यूशन होना ही चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि किसी और कंपनी के नाम से आपने खोल ली और कह दिया कि मेरी है और कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो सेबी की नई गाइडलाइंस के अनुसार अगर कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोई लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ओपन करती है तो कम से कम 150 करोड़ टोटल शेयर पार्टनरशिप होनी ही चाहिए। सेबी की बात करें तो कुछ समय पहले ही सेबी ने इनोवेशन सैंडबॉक्स लॉन्च किया है बीएसई के साथ मिलकर। क्या? इनोवेशन सैंडबॉक्स। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेटर है सेबी, जैसे आरबीआई बैंकिंग सेक्टर का है। सेबी को 1988 में सेटअप किया गया था। बाद में सेबी एक्ट 1992 के द्वारा सेबी को स्टैच्यूटरी पावर दी गई थी। इसका हेडक्वार्टर सेबी का मुंबई में है और अजय त्यागी इसके चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगोजी ओकोंजा इवेला, इनका नाम याद रखिएगा, नगोजी ओकोंजा इवेला ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल बनने वाली हैं। आपको पता है किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो नगोजी ओकोंजा इवेला बिलोंग करती हैं नाइजीरिया से। कहाँ से बिलोंग करती हैं? नाइजीरिया से। ये देख लीजिए, ये हैं आपकी नाइजीरियन इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है नगोजी ओकोंजो इवेला। ये WTO की नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल होंगे क्योंकि जो ब्राज़ील के डायरेक्टर जनरल थे रॉबर्टो अजीविडो, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। अब ये आपकी नगोजी WTO की फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल, साथ साथ फर्स्ट अफ्रीकन डायरेक्टर जनरल भी होंगी। यानी फर्स्ट फीमेल भी होंगी और फर्स्ट अफ्रीकन। अभी तक ना ही कोई फीमेल WTO का DG बना है और ना ही कोई अफ्रीकन WTO का डायरेक्टर जनरल बना है। ये जो ओकोंजो इवेला हैं ये रॉबर्टो अजीविडो को रिप्लेस करेंगी। WTO की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1995 में गैट की जगह पे WTO की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा में और अब इसकी डायरेक्टर जनरल कौन बन जाएंगी? नगोजी ओकोंजा इवेला। नाम में रखिएगा। WTO में 164 मेंबर है। लास्ट कौन बना था? अफगानिस्तान बना था। आपको इतना याद रखना है 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट रिसेंटली चर्चा में है। आपको पता है किस इंडियन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में स्थित है? तो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड चर्चा में है, आपको पता ही है। नंदा देवी ग्लेशियर जो है टूट गया है जिसकी वजह से
ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तपोवन एरिया, जोशीमठ, ये सब इस समय बहुत फेमस प्लेस हैं उत्तराखंड के जो चर्चा में है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो नंदा देवी ग्लेशियर है उसके टूट जाने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिससे ऋषिगंगा डैम को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऋषिगंगा डैम किस रिवर पर है? तो अलकनंदा रिवर पर है। अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर देवप्रयाग में मिलती हैं, उसके बाद आपकी गंगा कहलाती है। उससे पहले गंगा नाम की कोई नदी नहीं है। ऋषिगंगा डैम के साथ साथ जो कि अलकनंदा रिवर पर है उसके साथ एक और प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा, विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट। ये धौली गंगा रिवर पर है, इसको भी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड ग्लेशियर के बाद कुछ और चीज़ों के लिए चर्चा में है, जैसे कि 173 करोड़ की साइंस सिटी प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने और केंद्र सरकार ने एग्रीमेंट साइन किया था। उसके अलावा नेशनल लेवल की एक एथलीट हैं रेशमा पटेल, इन्होंने जूनियर एथलेटिक्स में सेकंड टाइम नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो रेशमा पटेल एथलेटिक्स हैं, कहाँ की हैं? उत्तराखंड की, आपको याद रखना है। सीएम कौन है उत्तराखंड के? त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। और इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसको 1936 में इस्टेब्लिश किया गया था, तब इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा ने स्फेरेक्स मिशन के लिए किस कंपनी को सिलेक्ट किया है? तो नासा ने अपने स्फेरेक्स मिशन के लिए स्पेस एक्स को सिलेक्ट किया है। ये देख लीजिए, नासा द्वारा अपने स्फेरेक्स मिशन के लिए स्पेस एक्स को सिलेक्ट किया गया है। ये स्फेरेक्स मिशन क्या है? स्फेरेक्स मिशन में ये है कि संपूर्ण आकाश का एक सर्वे किया जाएगा नासा द्वारा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की मदद से। इससे क्या होगा? ब्रह्मांड की हिस्ट्री का पता चलेगा कि हमारा यूनिवर्स कैसा था, उसका ओरिजिन कैसे हुआ था। तो इसके लिए स्फेरेक्स मिशन नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से। और ये स्फेरेक्स मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? जून 2024 में, आपको याद रखना है। नासा की बात करें तो 2 दिन पहले मैंने पढ़ाया था, नासा ने अपना फर्स्ट एवर सीनियर क्लाइमेट एडवाइजर अपॉइंट किया है। किसको? गेविन स्मिथ को। आप इतना याद रखिएगा। नासा 1958 में स्थापना हुई थी, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और जो पूर्व एडमिनिस्ट्रेटर थे जिम ब्रिडेस्टाइन, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। नए कौन है इस समय? स्टीव जर्स्की, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री ने अप्रूव कर दिया है एक प्लान कि वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट बनाएगा 2030 तक? तो रिसेंटली साउथ कोरिया ने अप्रूव कर दिया है कि 2030 तक विश्व का सबसे बड़ा विंड पावर प्लांट बनाएगा। डेनमार्क ने क्या किया था? वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी आइसलैंड डेनमार्क द्वारा बनाया जा रहा है। अब साउथ कोरिया विश्व का लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट बना रहा है, आपको ये याद रखना है। ये देख लीजिए, साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने कहा है कि 2030 तक वो विश्व के सबसे बड़े यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट को बनाकर तैयार कर देगा। इस विंड पावर प्लांट की कैपेसिटी ब्रिटेन में जो अभी तक है 1.12 गीगावाट कैपेसिटी का प्लांट, उससे भी अधिक होगी। तो 2030 तक वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट बनाया जाएगा साउथ कोरिया द्वारा, आप ये रखिएगा। साउथ कोरिया ने कहा है कि 2050 तक 2050 तक उसको कार्बन न्यूट्रल होना है, तो उसको नेचुरल रिसोर्सेज पे जो है डिपेंडेंसी बढ़ानी भी चाहिए। साउथ कोरिया की बात करें तो सियोल इसकी कैपिटल है, आप देख पा रहे होंगे सियोल इसकी कैपिटल है। साउथ कोरियन वॉन इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट कुछ समय पहले ही अपॉइंट हुए हैं, दोबारा अपॉइंट हुए हैं, मून जाए इन। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया आप देख पा रहे होंगे मैप में, इनके बीच में ये जो लाइन है इसको 38 डिग्री पैरेलल कहते हैं, या फिर DMZ डीमेटेरियलाइज्ड जोन भी, डीमेटेरियलाइज्ड नहीं, डीमिलिटराइज्ड जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीयर UAV जो कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम की एक बहुत बड़ी सप्लायर्स और डेवलपर्स है, ये किस कंट्री की कंपनी है? तो इजराइल की कंपनी है स्पीयर UAV, ये ड्रोन बनाता है। रिसेंटली स्पीयर UAV ने भारत की पारस एरोस्पेस के साथ एक MOU साइन किया है निनॉक्स 40 सिस्टम, जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने के लिए। तो निनॉक्स 40 सिस्टम इसको इजराइल की स्पीयर UAV द्वारा डेवलप किया जाएगा भारत की पारस एरोस्पेस के साथ मिलकर। ये जो निनॉक्स 40 सिस्टम है इसकी खासियत ये है कि 40 मिनट तक ये I-STAR टेक्नोलॉजी की मदद से बेहतर तरीके से काम कर सकता है। I-STAR मतलब इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉनेंस। तो 40 मिनट की फ्लाइट कैपेसिटी होगी किसकी? निनॉक्स 40 सिस्टम, जिसके लिए स्पीयर UAV और भारत की पारस एरोस्पेस ने MOU साइन किया है। स्पीयर UAV कहाँ की कंपनी है? इजराइल की, आपको याद रखना है। इजराइल की एक और कंपनी थी रफाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम,
ये जो है एक सेड नाम का एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम बना रहा है नेवी के लिए, किसके साथ मिलकर, BDL के साथ मिलकर। इसराइल की बात करते हैं, कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है इजरायली शेकेल, प्राइम मिनिस्टर कौन है इस समय, बेंजामिन नेतन्याहू, और इसराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है, संसद, संसद नहीं, नेसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट ये किस इंडियन स्टेट या फिर यूटी में स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो लद्दाख में इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया जा रहा है, ये देख लीजिए न्यूज़ में। इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट पूगा विलेज है ईस्टर्न लद्दाख में, वहां पर सेटअप किया जा रहा है। आप देखिएगा फर्स्ट फेज जो इसका है वो 1 मेगावाट पावर जनरेट करेगा। तो आपको याद रखना है इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट ईस्टर्न लद्दाख के पूगा विलेज में कंप्लीट किया जाएगा। इसमें कई सारे एंटिटी शामिल हैं, जैसे ONGC एनर्जी लिमिटेड, साथ ही साथ लद्दाख की जो वहाँ की पावर कॉरपोरेशन है वो, और लेह एंड पावर डिपार्टमेंट ऑफ यूटी लद्दाख। तो ये सारी एजेंसीज हैं जो इस एग्रीमेंट में शामिल हैं, जिसके द्वारा इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट लद्दाख में निर्मित किया जा रहा है। लद्दाख में 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे देखिएगा, कारगिल और लेह। लद्दाख रिसेंटली इसलिए चर्चा में था क्योंकि लद्दाख की जो तुसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है उसको इंडिया का 42nd रामसर साइट घोषित किया गया है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना था, और वर्तमान में LG कौन है लद्दाख के, RK माथुर, राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सेफर इंटरनेट डे किस डेट को ऑब्जर्व किया गया, तो हर वर्ष 6 फरवरी को इंटरनेशनल सेफर इंटरनेट डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये देख लीजिए, हर बार की तरह इस बार भी 6 फरवरी को इंटरनेशनल सेफर इंटरनेट डे ऑब्जर्व किया गया। ये इस बार का 18th एडिशन था। इस बार का जो थीम था इंटरनेशनल सेफर इंटरनेट डे का, वो क्या था, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, ये थीम था। फर्स्ट टाइम आपका इंटरनेट सेफर जो डे था वो कब मनाया गया था, 2004 में, और इस बार 18th इंटरनेशनल सेफर इंटरनेट डे मनाया गया है। थीम याद रखिएगा आप, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात हाई कोर्ट की डायमंड जुबली इवेंट पर एक पोस्टेज स्टाम्प किसने रिलीज किया है, तो PM मोदी ने एक पोस्टेज स्टाम्प रिलीज किया है गुजरात हाई कोर्ट की डायमंड जुबली इवेंट पर। ये देख लीजिए, PM मोदी ने पोस्टेज स्टाम्प रिलीज किया है गुजरात हाई कोर्ट के 75 ईयर्स कंप्लीट करने पर। 1 मई 1960 को गुजरात हाई कोर्ट बना था, कैसे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो कि बॉम्बे के लिए पास हुआ था, उसी के अंतर्गत गुजरात और बॉम्बे स्टेट बना दिए गए थे और गुजरात का हाई कोर्ट बनाया गया था। गुजरात हाई कोर्ट इंडिया का फर्स्ट हाई कोर्ट है जो अपनी प्रोसीडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग करवाता है यूट्यूब पे। तो आपको ये भी याद रखना है। वर्तमान गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, विक्रम नाथ। 1960 में आपको गुजरात हाई कोर्ट बना था। कोलकाता हाई कोर्ट जो ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है वो 1862 में बना था, ये याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं, जो हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट द्वारा वो आर्टिकल 214 के तहत होता है, आर्टिकल 214, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है आर्टिकल 124। तो इतना अंतर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। गुजरात की बात करें तो मैप में देख लीजिए, इंडिया की लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है। CM कौन है, विजय रूपानी। गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राउड बॉयज इसको एक टेररिस्ट एंटिटी घोषित करने वाली वर्ल्ड की पहली कंट्री कौन बन गई है, तो प्राउड बॉय संगठन को टेररिस्ट एंटिटी घोषित किया है कनाडा ने। किसने, कनाडा ने। कनाडा वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री बन गई है जिसने राइट विंग यानी जो दक्षिणपंथी विचारधारा के प्राउड बॉयज संगठन है इसको टेररिस्ट एंटिटी घोषित कर दिया है। प्राउड बॉयज ये कनाडा की ही एक एजेंसी है जो राइट विंग है, जैसे हमारे यहाँ RSS वगैरह है ना, ये राइट विंग की हैं, और अपने यहाँ जो नक्सली होते हैं वो लेफ्ट विंग के होते हैं। तो इस तरह का प्राउड विंग एक संगठन था जिसने इस समय वॉशिंगटन में जो कुछ समय पहले ही हाहाकार हुआ था ना, उसमें प्राउड बॉयज का नाम काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। तो प्राउड बॉयज को कनाडा द्वारा एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है, और ऐसा करने वाली कनाडा वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री है, आपको याद रखना है। प्राउड बॉयज को 2016 में सेटअप किया गया था, फाउंड किया गया था गेविन मैकलिन्स द्वारा। तो इनका नाम रखिएगा, गेविन मैकलिन्स प्राउड बॉयज के फाउंडर थे। उसके अलावा कनाडा ने 2 ये और फर्म हैं जिनको टेररिस्ट एंटिटी घोषित किया है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कनाडा की बात करें तो कैपिटल क्या है, ओटावा। करेंसी क्या है, कैनेडियन डॉलर। इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है कनाडा के, जस्टिन ट्रूडेउ। वर्ल्ड में जो सबसे ऊंचा हाई टाइड आता है वो फंडी की खाड़ी में आता है, और फंडी की खाड़ी कहाँ है, कनाडा में है। और जैसे गुजरात में लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन यानी इंडिया की लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन गुजरात की है, तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन कनाडा की है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हो रहा है उसमें मेन ड्रॉ में स्थान बनाने में इंडिया की 3rd वुमेन कौन हो गई हैं, तो सानिया मिर्जा तो 2nd थी,
तो अब थर्ड वुमेन हो गई हैं आपकी अंकिता रैना। ये देख लीजिए, अंकिता रैना जो कि गुजरात से बिलोंग करती हैं, उन्होंने डबल्स, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का डबल्स इवेंट था उसके लिए क्वालिफाइड कर लिया है। तो इस तरह से थर्ड इंडियन वुमेन हो गई हैं जिन्होंने किसी ग्रैंड स्लैम के मेन ड्रॉ इवेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो आप देखिएगा, अंकिता रैना टेनिस से रिलेटेड है और गुजरात से बिलोंग करती हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो ओपन है उसमें मेन ड्रॉ में अपना स्थान सुनिश्चित करने वाली तीसरी महिला हो गई हैं इंडिया से। फर्स्ट कौन सी थी? तो फर्स्ट थी निरुपमा और सेकंड कौन सी थी? सानिया मिर्जा। अब अंकिता रैना जो कि गुजरात से बिलोंग करती हैं, ये थर्ड इंडियन हो गई हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो मेन ड्रॉ मैच होगा, यानी कि उसके बाद कोई ना कोई मेडल मिलना ही है आपको, उसमें आपका स्थान इंश्योर कर लिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 कोविड पैंडेमिक के बाद पहला ग्रैंड स्लैम है जिसको पब्लिक के साथ कंडक्ट करवाया जाएगा। टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। इनको इसी सीरियल में याद रखिए आप। यह क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लगभग स्टेट में 2464 करोड़ इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने के लिए 34 एरोस्पेस एंड डिफेंस फर्म के साथ पार्टनरशिप की है? तो कहाँ पे हो रहा था आपका एरो इंडिया शो? कर्नाटक में। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिसेंटली 34 एरोस्पेस एंड डिफेंस फर्म के साथ पार्टनरशिप की है 2464 करोड़ इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए या फिर अचीव करने के लिए। तो रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने 34 कंपनी के साथ एक एमओयू साइन किया है और ये 34 कंपनीज द्वारा 2464 करोड़ रुपए कर्नाटक में इन्वेस्ट किए जाएंगे। इस समय कर्नाटक में येलाहांका जो एयर बेस है वहाँ पर 13वां एडिशन हो रहा है एरो इंडिया शो का। उसी दौरान ये एमओयू साइन हुआ है कर्नाटका गवर्नमेंट और 34 कंपनीज के बीच में। तो ये एमओयू आप याद रखिएगा 2464 करोड़ के एमओयू हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले ही अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की थी जिसके लिए लेबर मार्केट रेगुलेशन की बात की गई थी और लैंड एक्सेस की बात की गई थी। तो ये 34 जो एमओयूज हुए हैं इनके तहत ये इंश्योर किया गया है कि ये हमारे यहाँ लोगों को जॉब देंगे, इनके बदले इनको आसानी से लैंड प्रोवाइड की जाएगी अपना बिजनेस करने के लिए। कर्नाटका इस समय इसलिए भी चर्चा में है कि फार्मर्स के लिए एक फ्रूट पोर्टल कर्नाटक ने लॉन्च किया है। सीएम कौन है? बीएस येदियुरप्पा। गवर्नर कौन है? वज्जूभाई वाला। और चांदीपुर टाइगर रेंज कहाँ है? कर्नाटक में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस पर्सनालिटीज हु हैव बीन पास्ड अवे रिसेंटली। बंसी कौल और क्रिस्टोफर प्लमर, ये दो नाम रखिएगा, बंसी कौल और क्रिस्टोफर प्लमर। ये हैं आपके बंसी कौल, रिसेंटली इनका निधन हो गया। ये जाने माने थिएटर डायरेक्टर थे बंसी कौल, पद्मश्री अवार्ड मिला था इनको 2014 में, रिसेंटली इनका निधन हो गया। बंसी कौल जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे। दूसरे कौन है? एक कैनेडियन एक्टर हैं, कनाडा के एक्टर हैं, नाम क्या है? क्रिस्टोफर प्लमर। इनका भी निधन हो गया। तो कनाडा के एक्टर थे क्रिस्टोफर प्लमर, इनको 2012 में ऑस्कर भी दिया गया था। क्रिस्टोफर प्लमर, रिसेंटली इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबरा। कोबरा एक स्पेशल जंगल वॉरफेयर कमांडोज हैं। ये किस आर्म फोर्स से बिलोंग करते हैं? यानी कोबरा कमांडो जो होते हैं सिर्फ एक ही आर्म फोर्सेस में पाए जाते हैं, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये देख लीजिए, पहली बार 34 यानी 34 महिलाओं का एक ग्रुप कोबरा कमांडो घोषित किया गया है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी महिला ग्रुप को कोबरा कमांडो घोषित किया गया। अभी तक सारे मेल यानी कि पुरुष ही होते थे कोबरा कमांडो ग्रुप में। अब पहली बार ऐसा हुआ है जब कोबरा कमांडो ग्रुप में महिलाएं हैं और एक बैच 34 महिलाओं का पहला बैच जो है स्पेशलाइज्ड जंगल वॉरफेयर के लिए डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी इंडक्ट कर लिया गया है कोबरा कमांडो के तौर पे। कोबरा का फुल फॉर्म देख लीजिए, कमांडोज बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। सीआरपीएफ द्वारा सीआरपीएफ के अंतर्गत ही 2009 में ये कोबरा कमांडो बनाई गई थी। जब 2008 में अटैक हुआ गया था ना आपका, वहाँ पे मुंबई अटैक हुआ था 26/11, उसके बाद ये कोबरा कमांडो बनाई गई थी सीआरपीएफ के अंतर्गत ही। अभी तक सिर्फ मेल मेंबर ही इसमें अपॉइंट होते थे कोबरा में, लेकिन फर्स्ट टाइम 34 वुमेन्स का ग्रुप भी इसमें ज्वाइन कर रहा है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करें तो 1939 में स्थापना हुई थी। मोटो याद रखिएगा, सर्विस एंड लॉयल्टी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और एपी महेश्वरी सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत सीआरपीएफ काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्लाउड के इंडिया बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो गूगल क्लाउड के इंडिया बिजनेस एमडी अपॉइंट हुए हैं आपके
विक्रम सिंह बेदी। कौन? विक्रम सिंह बेदी। ये हैं विक्रम सिंह बेदी। इनको गूगल क्लाउड द्वारा इंडिया बिजनेस के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। तो विक्रम सिंह बेदी का नाम रखिएगा, गूगल क्लाउड ने इनको इंडिया में बिजनेस के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। कुछ दिन पहले मैंने आपको करण बाजवा पढ़ाया था, ये एशिया पैसिफिक रीजन के लिए गूगल के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो करण बाजवा गूगल क्लाउड द्वारा वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं एशिया पैसिफिक रीजन के लिए, और विक्रम सिंह बेदी इनको एमडी बनाया गया है इंडिया में बिजनेस के लिए। तो इतना अंतर है। गूगल क्लाउड ने कुछ समय पहले ही इंडिया में अपना सेकेंड क्लाउड रीजन ओपन किया है दिल्ली में। पहला कहाँ ओपन किया था? मुंबई में। तो ये भी आप याद रखिएगा। और गूगल ने कुछ समय पहले ही फोर्ड मोटर कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है अपनी सर्विसेज फोर्ड मोटर कंपनी को प्रोवाइड करने के लिए। फोर्ड कहाँ की कंपनी है? तो यूएसए की कार मेकर कंपनी है। इसमें गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। कंपनी कौन सी है पेरेंट इसकी गूगल की? तो अल्फाबेट इंक इसकी पेरेंट कंपनी है। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। लास्ट क्वेश्चन है आज का, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लैंड होल्डिंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए 16 डिजिट का एक यूनिकोड लॉन्च किया है? तो रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट द्वारा एक 16 डिजिट यूनिकोड लॉन्च किया गया है लैंड होल्डिंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये देख लीजिए, जो यूपी गवर्नमेंट है उसने 16 डिजिट 16 नंबर का एक लैंड होल्डिंग आइडेंटिफाई यूनिकोड इंडक्ट किया है, फिर अनाउंस किया है। ये 16 डिजिट का एक कोड होगा जिसकी मदद से आप अपनी लैंड होल्डिंग्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे या फिर गवर्नमेंट भी आइडेंटिफाई कर पाएगी। इसमें फर्स्ट 6 डिजिट जो होंगे वो लैंड की पॉपुलेशन के आधार पर दिए जाएंगे, बाकी जो 10 डिजिट होंगे वो लैंड के विषय में आपको बताएंगे। तो ये देख लीजिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो यूपी गवर्नमेंट का है ये इस यूनिकोड को रन करेगा। बात करें अगर यूपी की, तो मैप में देख सकते हैं आप यूपी चर्चा में क्यों है, क्योंकि यूपी के झांसी डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। इनॉग्रेट किसने किया था? सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उसके अलावा जो नीति आयोग है उसने 2020 दिसंबर के लिए एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए डेल्टा रैंकिंग जारी की है, जिसको टॉप किसने किया है? यूपी के श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है। तो दिसंबर में सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ दिखाई है वो श्रावस्ती ने दिखाई है। तो नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग को श्रावस्ती ने टॉप किया है। दिसंबर वाली रैंकिंग की बात करें, सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी यूपी के सीएम हैं। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर कहाँ बनी थी? यूपी में बनी थी, सुचिता कृपलानी। गवर्नर कौन बनी थी इंडिया की फर्स्ट? सरोजिनी नायडू, वो भी यूपी में ही बनी थी। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।